हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है भारतीय संस्कृति में जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है और क्या भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में जो जिन सिद्धांतों में जैसे आश्रम व्यवस्था है इसका क्या योगदान रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति की एक ऐसी विशेषता रही है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन को दिशा दी गई है और संपूर्ण मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष की आयु में भारतीय चिंतकों, भारतीय धर्मशास्त्रियों द्वारा विभाजित कर और प्रत्येक आयु के दौरान 4 भाग में उसके संपूर्ण जीवन को विभाजित किया गया है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम जब बालक गुरु आश्रम में या गुरु के समीप जाकर शिक्षा प्राप्त करता है, यहीं से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक गुरु आश्रम में रहा करते थे और गुरु के सानिध्य में ही 25 वर्ष की जो उम्र उनकी निर्धारित की गई थी, इस आयु में वो गुरु के आश्रम में रहकर अपना शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया करते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्यार्थी का जीवन होता था, सादा सरल जीवन उसे जीना होता था, गुरु की आज्ञा का पालन उसे करना होता था और गुरु के जो निर्देश थे उन निर्देशों के अनुरूप उसे अपना जीवन जीना होता था। यानी सादगी, स्वच्छता से परिपूर्ण ये जो व्यक्ति का जीवन, जो विद्यार्थी का जीवन था, उसकी शुरुआत ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है। इस काल में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन विद्यार्थी के लिए अनिवार्य था। ग्रस्त जीवन से दूर रहकर गुरु आश्रम में अपना शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास उसे इस आश्रम के दौरान करना होता था। इसी काल में उसे कुछ व्यवहारिक बातें जैसे विनयशीलता, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, समाज सेवा इत्यादि के संबंध में उसे जानकारी प्राप्त होती थी और इन्हीं सिद्धांतों को लेकर वो अपना जीवन जीता था। प्रत्येक जो ब्रह्मचारी, जो विद्यार्थी था, उसके लिए यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञ का उपवीत उसे धारण करना आवश्यक था। उसे मेखला, दंड और धारण करने का भी निर्देश गुरु द्वारा दिया जाता था। ब्रह्मचर्य का जो जीवन था वो बिल्कुल व्यवस्थित और नियमबद्ध होता था। वह गुरुओं के जो गुरु आश्रम में जो पशु थे उनकी देखभाल किया करता था, समिधा इकट्ठी किया करता था, भिक्षा मांगता था और भिक्षा के दौरान जो उसे अन्न प्राप्त होता था उससे भोजन इत्यादि वो किया करता था। और गुरु आश्रम में रहकर ही गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, इसलिए आश्रम के दौरान जो विद्यार्थियों को जो गुरुओं द्वारा निर्देश दिए जाते थे उसके तहत वो जीवन जीता था। विद्यार्थियों को नृत्य, गायन, वाद्य, सुगंधित वस्तुएं, माला, छाता, जूता, नग्न स्त्री को नहीं देखना, अकारण स्त्री का स्पर्श करना इत्यादि उसके लिए निषिद्ध थे। सत्य भाषण, अहंकार रहित तथा गुरु से पहले अपनी दिनचर्या को शुरुआत करना यानी गुरु से पहले ही जागना उसके लिए आवश्यक था। इस प्रकार उसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि नियमों का उसे पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी गुरु के निर्देशन से विभिन्न धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया करता था और उनके द्वारा जो गुरु के द्वारा जो उसे शिक्षाएं दी जाती थी उन शिक्षाओं का वह पालन करता था। ये भारतीय संस्कृति का जो आश्रम व्यवस्था थी उसका महत्वपूर्ण संस्कार था, क्योंकि यहीं से व्यक्ति में संस्कारों की नींव डला करती थी। जब ब्रह्मचर्य आश्रम के संपूर्ण दायित्वों को अर्थात पूरी गुरु दीक्षा लेने या गुरु शिक्षा लेने के उपरांत व्यक्ति, छात्र या विद्यार्थी
दूसरे आश्रम में, जिसे गृहस्थ आश्रम कहा गया है, समावर्तन संस्कार के उपरांत या पश्चात दूसरे आश्रम का प्रारंभ होता है, जिसे भारतीय आश्रम व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को भारतीय संस्कारों में या भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। क्यों? क्योंकि इसी आश्रम के तहत ही 16 संस्कार जो व्यक्ति के जीवन में हैं, उन संस्कारों का वो उपयोग करता था। गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ की जो आयु थी वो 25 से 50 वर्ष की निर्धारित की गई है भारतीय चिंतकों द्वारा। गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहपति अपने विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन करता था और विवाह संस्कार के द्वारा ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक आदि विभिन्न प्रकार के जो कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों का पालन गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही किया जाता था। सत्य, अहिंसा, दया, दान इत्यादि गृहस्थ आश्रम के या गृहस्थी के उत्तम कर्म थे। गृहस्थ आश्रम का संस्कारों में सर्वाधिक महत्व इन्हीं कारण है। संस्कारों के माध्यम से जीवन शुद्ध, पवित्र और सुसंस्कृत बनाया जाता था, जिसके अंतर्गत वह अपना नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास भी कर पाता था। जो 16 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रण, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, विवाह एवं अंत्येष्टि इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, इन संस्कारों का जो गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही इन संस्कारों को संपन्न किया जाता था। इसलिए भारतीय धर्मशास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को महत्वपूर्ण आश्रम की संज्ञा से विभूषित किया गया है या इसका महत्व बताया गया है। इस प्रकार जो गृहस्थ आश्रम था, दूसरा आश्रम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा कर लेता था, तो वो तीसरे आश्रम में, जिसकी जो उम्र है वो 50 से लेकर 75 वर्ष तक भारतीय धर्मशास्त्रियों द्वारा निर्धारित की गई है। वानप्रस्थ जो आश्रम था वो तीसरा आश्रम था और इसमें गृहस्थी अपने गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण दायित्वों को पूरा करने के उपरांत वो तीसरे आश्रम में प्रवेश करता था। सामान्यतः 50 से 75 वर्ष तक की आयु का जो काल था वो वानप्रस्थ आश्रम के लिए निर्धारित किया गया था। जो मनु ने है, मनु के मतानुसार जब व्यक्ति के सिर के बाल सफेद हो जाएं या शरीर पर झुर्रियां पड़ने लग जाए, तब वानप्रस्थी होकर व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता था। वानप्रस्थ का जो जीवन था वो अत्यंत त्याग, साधना और तप का था। ब्रह्मचर्य के साथ साथ सत्य और अहिंसा का पालन भी उसे इस आश्रम के अंतर्गत करना पड़ता था। वानप्रस्थियों के लिए कुछ नियम भारतीय धर्मशास्त्रियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जैसे उसके द्वारा किसी एकांत जंगल में चले जाना, एक गांव में प्रवेश नहीं, एक गांव में नहीं रुकना और जो वन से प्राप्त कंदमूल फल है उन फलों को खाना और सांसारिक सुखों से दूर रहकर उसे इस आश्रम में अपना जो 75 वर्ष की जो आयु थी वो उसे पूर्ण करनी होती थी। तो तीसरा आश्रम भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्मशास्त्र में एक महत्वपूर्ण आश्रम के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी आश्रम के उपरांत व्यक्ति जो अपने जीवन का अंतिम जो पड़ाव था, संन्यास आश्रम या जो मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग के लिए इसी आश्रम के द्वारा अग्रसर होता दिखाई देता है। जो चौथा आश्रम था उसकी आयु भारतीय चिंतकों द्वारा 75 वर्ष से लेकर और 100 वर्ष की आयु या जब तक उसका जीवन चलता था, जब तक की आयु को इस आश्रम में विभाजित किया गया है। इस आश्रम का जो जीवन था वो काफी कठिन और विरक्तिपूर्ण होता था। इस आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचर्य, अहिंसाव्रती, सत्यनिष्ठ, क्रोधहीन और क्षमाशील इत्यादि गुणों से परिपूर्ण होना उसके लिए आवश्यक था। वह जीर्णशील वस्त्र धारण करता था। उसके हाथ में सदैव कमंडल इत्यादि होते थे और भिक्षा पर, यानी संपूर्ण जो उसका जीवन है वो भिक्षा पर ही
टिका होता था। धर्मशास्त्रियों के अनुसार उसे भिक्षा के लिए मात्र एक बार एक ही गांव अथवा नगर में प्रवेश करना चाहिए। उसे 8-10 घरों से जो भिक्षा उसको मिलती थी उसके लिए निश्चित नियम धर्मशास्त्रियों द्वारा इस आश्रम के अंतर्गत बताए गए हैं। इस प्रकार जो मोक्ष की प्राप्ति है उस प्राप्ति का जो साधन है या जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम ही हमें दिखाई देता है, क्योंकि संन्यास के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव थी। सन्यासी को भिक्षा परिवार और परिवारजन भी कहा गया है। सन्यासी का भ्रमणशीलता उसका प्रधान गुण था। वह एक गांव में एक रात्रि अथवा नगर में 5 रात्रि से अधिक निवास नहीं कर सकता था। इस प्रकार जो सन्यास आश्रम था वो काफी महत्वपूर्ण होने के साथ ही काफी सादगी से परिपूर्ण आश्रम माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जो अंतिम जीवन का लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति वो इस आश्रम के द्वारा ही की जा सकती थी। इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति में जो हमें आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है उस आश्रम व्यवस्था में जो 4 प्रकार के आश्रम हमारे चिंतकों द्वारा बताए गए हैं उनके द्वारा या उनका पालन करके व्यक्ति अपने जीवन के जो सांसारिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त कर सकता था। तो भारतीय संस्कृति में जो आश्रम व्यवस्था है ये आश्रम व्यवस्था अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में जागृति लाने के लिए, समाज में शांति स्थापित करने के लिए इस व्यवस्था को भारतीय चिंतकों द्वारा समाज के जो हिंदू धर्मशास्त्री थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था और उन्हीं के बूते पर समाज का विकास भी हमें होता दिखाई देता है। आश्रम व्यवस्था में जीवन के विविध पक्षों का उत्थान करने के लिए उसको एक अवसर प्राप्त होता था। आश्रम व्यवस्था कर्म प्रधान थी। आश्रम व्यवस्था मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बताया गया एक मार्ग भी है और इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति और समूह का तारतम्य भी हमें दिखाई देता है और इसी व्यवस्था के अंतर्गत मानववादी समाज का उत्थान भी हमें होता दिखाई देता है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो आश्रम व्यवस्था थी वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थी। आज हमने भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था पर जो बात की है और विभिन्न आश्रम में जो व्यक्ति की जो आयु का निर्धारण और उस आश्रम में व्यक्ति की क्या क्या कर्म थे उसके बारे में हमने बात की।